लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उनको अच्छे से कंट्रोल कीजिए, और जिन चीज़ों को आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर कंट्रोल कर ही नहीं सकते उनको जाने दीजिए। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात है व्हाट्सएप के फाउंडर की। व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे, जब उन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, जब तक व्हाट्सएप आया भी नहीं था, तो उन्होंने अप्लाई किया था ट्विटर में जॉब के लिए, उन्होंने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उनको उन दोनों ही जगह पर नौकरी नहीं मिली थी, और भी कहीं पर अप्लाई किया था तो वहाँ पर भी नौकरी नहीं मिली थी। परंतु किसको पता था कि फ्यूचर क्या होगा, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा होगा। और बाद में चलकर उन्होंने अपना ही एक व्हाट्सएप बना डाला। और आज के टाइम में किसी के फ़ोन में ट्विटर हो ना हो, फेसबुक हो ना हो, परंतु व्हाट्सएप ज़रूर होता है। जो 50, 60, 70, 80 के एज के हैं, मैक्सिमम लोग वो ऐसे भी हैं जो फेसबुक ट्विटर चलाना नहीं जानते, परंतु व्हाट्सएप उनके फ़ोन में ज़रूर होता है और उसको वो अच्छे से हैंडल भी कर लेते हैं। तो यही है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है वो आपको नहीं पता, परंतु जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उनको अच्छे से कंट्रोल कीजिए, जिनको नहीं कर सकते उनको रहने दीजिए। किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर इस फॉर्मूला को आप इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो लाइफ में डेफिनेटली आप खुश रह पाएंगे। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। मई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट डिस्कस हो चुका है, प्रीवियस मंथ डिस्कस हो चुके हैं, उनको कंपाइल कर PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी हम क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, वेयर विल द फर्स्ट नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश बी मेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल कहाँ बनाया जाएगा। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल जो है वो बनाया जाएगा, और ये प्राकृतिक खेती उपमंडल जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी में। पांगी में बनाया जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखो, पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा का दूर दराज का जो है वो क्षेत्र आता है, और अभी मुख्यमंत्री भी यहाँ पर गए थे। अब बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या किया जाएगा, पांगी में हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाया जाएगा। इसकी घोषणा जो है वो की गई है। इसके लिए जो है वो कहा गया है कि FPO स्थापित किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक खेती को जो है बढ़ावा दिया जाए, और किसानों को जो है वो यहाँ पर 5 करोड़ का जो है वो रिवाइटलिंग फंड भी जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा इस क्षेत्र के किसानों को। ठीक है, किसान अपनी फसलों को लेकर अच्छा काम कर सके, प्राकृतिक खेती को लेकर आगे बढ़ सकें, तो इसके ऊपर जो है वो अहम कदम उठाए जाएंगे। पांगी की अगर हम बात करते हैं तो पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो है वो दूर दराज का क्षेत्र है। इसका जो हेडक्वार्टर आता है वो किलाड़ में जो है वो आता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही बात करते हैं पांगी क्षेत्र की, तो चंद्रभागा नदी, जिसको चेनाब भी कहते हैं, जब वो चंबा में एंटर करती है तो चंबा के थिरोट में जो है ये चंबा में एंटर करती है, थिरोट में ये चंबा में एंटर कर जाती है, और डिस्ट्रिक्ट चंबा को ये संसारी नाला के समीप छोड़ भी देती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये जो पांगी रेंज है, इसके बारे में मिशन एलाइड में भी एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि पांगी रेंज जो है वो पीर पंजाल और झांसकर के बीच में जो है वो लाई करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पांगी किस पर्वत श्रृंखला के बीच में लाई करती है, तो ये पीर पंजाल और झांसकर के बीच में लाई करती है। तो इतना सब हम यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडियाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व तसराब छू, ये रिजर्व बोलते हैं किस जिले में जो है वो स्थित है। तो देखो, भारत का सबसे बड़ा जो वन्य जीव संरक्षण अभी घोषित किया गया है वो तसराब छू को घोषित किया गया है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानेंगे तो यहाँ पर लिखा भी गया है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व अभी नोटिफाई किया गया है वो तसराब छू है, लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व बन गया है, और ये जो है वो प्रोटेक्टेड है। हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड यहाँ पर है, तीप्तन वॉल्व्स यहाँ पर हैं, आइबेक्स यहाँ पर है, तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। ये लगभग जो है वो 1700 स्क्वायर किलोमीटर, इनके वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है वो फैला हुआ है। और तसराब छू की अगर हम बात करते हैं तो इस वन्यजीव संरक्षण को जो है वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A1, नाम पर मैं लिख देता हूँ, 1972 की ये धारा है 36A1, इसके तहत जो है वो इसको जो है वो जो एक संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, तो इस धारा के तहत जो है वो किया गया है। इसका एरिया पता चल गया, यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि हिम तेंदुआ हो गया, साइबेरियन आइबेक्स हो गया, यहाँ पर तिब्बती अर्गाली यहाँ पर पाया जाता है, ये सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो रिजर्व है ये किब्बर, चंद्रताल और लद्दाख के बीच में जो है वो एक गलियारे के रूप में जो है वो काम करता है। ये भी कहा गया था कि ये जो कंजर्वेशन यहाँ पर है ये टूरिज्म हॉटस्पॉट भी बन सकता है। ये 4173 मीटर
इतने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, 4173 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यूनम नदी और छरप नाला के संगम पर जो है ये स्थित है। लद्दाख के साथ ये सीमा जो है वो लगाता है और यहाँ पर ये स्थित है 4173 मीटर एल्टीट्यूड पर। देखो हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म को लेकर भी काफ़ी सीरियस है, क्योंकि हिमाचल को टूरिज्म से जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इको टूरिज्म को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि आने वाले टाइम में ये इको टूरिज्म हॉटस्पॉट बन सकता है। और अभी आपने देखा कि पहलगाम में जब अटैक हुआ था तो उसके बाद जो टूरिस्ट है वो जम्मू के बजाय हिमाचल की ओर ही डाइवर्ट होगा। तो हिमाचल की ओर जब डाइवर्ट होगा तो हिमाचल के लोगों के लिए अपार संभावनाएं जो है वो यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में जो है वो खुलेंगी। ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच पर्सन फ्रॉम द स्टेट हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्म श्री अवार्ड 2025 फॉर हिज इनकम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन इन हॉर्टिकल्चर। तो बोलते हैं बागवानी में अतुलनीय योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। एक बार तो हमने पहले भी इनका नाम पढ़ा था, उस टाइम इनका नाम हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि इनको पद्मश्री अवार्ड अनाउंस किया गया था। अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया गया है। तो इनका नाम है हरिमन शर्मा। हरिमन शर्मा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के भी घुमारवीं के निहारी क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड के लिए जो है वो सम्मानित किया गया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2025 का इनको ये पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिला। अगर हम बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर में इनको मिला तो एप्पल के इन्होंने अलग अलग वैरायटीज़ तैयार की हैं जो गर्म थोड़ा सा जो जहाँ पर टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी जो है वो टिक पाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इनको क्यों दिया गया। तो इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने एप्पल की अच्छी तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो तैयार की हैं। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जो एप्पल की किस्म इनके द्वारा तैयार की गई है वो कौन सी की गई है। तो उसमें भी एक वैरायटी है जिसका नाम HRMN रखा गया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। HRMN 99 किसकी वैरायटी है। तो ये एप्पल की वैरायटी है जो कि हरिमन शर्मा जी के द्वारा जो है वो तैयार की गई है। अगर हम पद्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं कि पद्मश्री अवार्ड दिए गए तो पद्म अवार्ड जो अभी दिए गए उनकी हम बात कर लेते हैं कि 2025 में कितने पद्मश्री अवार्ड दिए गए। 2025 में जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए वो 113 पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिए गए। और टोटल जो पद्मा अवार्ड दिए गए, टोटल पद्मा अवार्ड का मतलब है कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड वो दिए गए 139 टोटल अवार्ड दिए गए। 139 में से जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो दिया गया वो 7 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण होता है उसके बाद, पद्म भूषण जो होता है वो 19 लोगों को दिया गया। और उसके बाद होता है ये पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड जो है वो 113 लोगों को जो है वो टोटल दिया गया। और इनमें से भी अगर हम थोड़ा सा और भी डिटेल में चले जाएंगे तो थोड़ा सा और भी डिटेल में जाने से हमें क्या पता चलता है कि इन लोगों को जो ये अवार्ड दिए गए इनमें से महिलाएं कितनी थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है कि कितनी महिलाओं को अवार्ड दिया गया पद्मा अवार्ड। तो 23 महिलाओं को पद्मा अवार्ड जो है वो दिया गया। और कितने लोगों को जो है वो मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। तो 13 लोग ऐसे थे जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेनर हैं, NRI हैं या OCI हैं, है ना, तो उनको जो है उनके दिया गया ये अवार्ड। ये कितने ऐसे लोग हैं, ये 10 लगभग ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड जो है मरणोपरांत दिया है। जिन 10 ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर हैं या NRI हैं या OCI टाइप में कुछ भी आ जाते हैं। ठीक है। सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है पद्म विभूषण अवार्ड। ये 7 लोगों को दिया गया था और इन 7 के नाम भी मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आपने कहीं पर भी नोट्स बना रखे हैं तो एक बार वहाँ से ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। अभी हम नहीं रिवाइज़ करवाएंगे, नहीं तो बहुत ही डेप्थ में हम चले जाएंगे यहाँ से हिमाचल जीके से। वो मैंने लिखवाया है पहले आपको, वहाँ से एक बार रिवाइज़ कर लेना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर कॉन्कर्ड द फेमस बैटल ऑफ पॉइंट 5140 ड्यूरिंग दी कारगिल वॉर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने कारगिल युद्ध के दौरान बिंदु 5140 की प्रसिद्ध लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। तो वो थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अपने हिमाचल से संबंध रखते हैं। हिमाचल के पालमपुर में इनका जन्म 1974 को हुआ था, 9 सितंबर को हुआ था। 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान इनका ये वीरगति को जो था ये प्राप्त हो गए थे और इनको इनकी बहादुरी के लिए पद्मवीर चक्कर से सम्मानित किया गया था। सॉरी, परमवीर चक्कर से जो था वो सम्मानित किया गया था। अब परमवीर चक्कर से इनको सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा जो बैटल्स लड़ी गई वो कारगिल वॉर इनके द्वारा लड़ी गई थी। ऑपरेशन विजय में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बैटल ऑफ पॉइंट 5140 पर इन्होंने विजय जो था वो की थी। बैटल ऑफ पॉइंट 4875 पर भी इन्होंने की थी। इनकी जो यूनिट थी उसका नाम था 13 JAK राइफल। ये इनकी यूनिट का जो था वो नाम था।
इनको जो एक टाइटल दिया गया था, इनको जो नाम दिया गया था फील्ड में, वो उनको शेरशाह नाम जो था वो दिया गया था, शेरशाह नाम इनको दिया गया था। और इनके द्वारा स्लोगन भी दिया गया था, ये दिल मांगे मोर कर कर, ये स्लोगन इनके द्वारा दिया गया था। और लास्ट में यही कहा गया था इनके द्वारा, ये दिल मांगे मोर करके ही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, ठीक है। परमवीर चक्कर है, हिमाचल से अभी तक कितने लोगों को परमवीर चक्कर मिल चुका है। अब परमवीर चक्कर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट उसके पीछे का है, वो भी पता होना चाहिए। अभी जब पहलगांव अटैक के बाद भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो था वो लॉन्च किया गया, तो हमारे जो वीर जवान हैं उनको सब जगह से याद किया गया। तो हिमाचल को हम नहीं भूल सकते कभी भी, क्योंकि हिमाचल से बहुत सारे वीर जवान जो है वो गए हैं। अब जिनको परमवीर अवार्ड मिल चुका है, जिनको ये परमवीर चक्र मिल चुका है, उनके हम बात करते हैं। वो 4 ऐसे लोग हैं जिनको परमवीर चक्र जो है वो मिल चुका है। सबसे पहले हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले ऐसे व्यक्ति हैं इंडिया के भी और हिमाचल के भी जिनको परमवीर चक्र से जो था वो सम्मानित किया गया था। अच्छा, शर्मा जी को क्यों सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से, ये भी तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्योंकि इनके द्वारा जो है वो इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था 1947-1948 में, तब इनके द्वारा काफ़ी बहादुरी दिखाई गई थी, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। फिर मेजर धन सिंह थापा को दिया गया था, ये भी 1962 में इनको दिया गया। इंडिया चाइना वॉर के दौरान इन्होंने बहादुरी दिखाई थी। फिर कैप्टन विक्रम बत्रा आ जाते हैं, जिनको ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल वॉर के दौरान दिया गया था। एक राइफलमैन संजय कुमार आते हैं, इनको जो है वो 1999 में दिया गया था, और ये बिलासपुर जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। इनको भी कारगिल वॉर में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जो था ये अवार्ड दिया गया था, इनको उस टाइम इसलिए सम्मानित किया गया था। इतना ध्यान रख लिया। यहाँ पर देखो एक और बात रह गई विक्रम बत्रा जी के बारे में। न्यू दिल्ली का मुकारबा चौक है, ये मुकारबा चौक जो है न्यू दिल्ली का, यहाँ पर जो एक फ्लाईओवर भी बना है, इसको 2019 में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर जो है वो रखा गया था। इसका नाम 2019 में इनके नाम पर इसको जो था वो चेंज कर दिया गया था इसका नाम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग TGT एग्जाम, JVT एग्जाम, या फिर और भी बहुत सारे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। एक तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स बचे हैं और अच्छा खासा डिस्काउंट अभी तक आपको मिल रहा है, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक्स दिए गए हैं वहाँ से। दूसरा, अभी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, और पेपर आने तक इस टेस्ट सीरीज को ही आप अच्छे से 3-4 बार जो है वो दोहरा भी पाएंगे, रिवाइज भी कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज को एक बार पढ़ना एनफ नहीं है, अपनी कमियों को एनालाइज कर 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना, उनके ऊपर काम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। जो पेपर में 2, 4, 5 नंबरों की कमी रह जाती है और उसको दूर करना है, या फिर मेरिट में अच्छा रैंक लाना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी कमियों के ऊपर काम किया जाए, और टेस्ट सीरीज उसके लिए ज़रूरी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब ये हमारे पास कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पढ़ने के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्यों है, जब युद्ध हुआ, तो युद्ध जब हुआ तो जो ऑपरेशन सिंदूर था, युद्ध तो नहीं हुआ, मतलब जब अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ने भी उसका वापसी में जवाब दिया, तब उसके दौरान हिमाचल के कुछ प्रोजेक्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया था। तो उसमें एक स्तानन परियोजना भी आती थी। इस स्तानन परियोजना को हम इसलिए पढ़ रहे हैं। बोलते हैं द स्तानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 110 मेगावाट, 110 मेगावाट की ये जो है वो कैपेसिटी है इसकी। और बोलते हैं स्तानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लीज्ड टू पंजाब गवर्नमेंट फॉर 1990 ईयर्स इन 1925, कि 99 ईयर्स के लिए, 99 वर्षों के लिए इसको 1925 में लीज पर दे दिया गया था पंजाब सरकार को। आगे बोलते हैं द लीज एग्रीमेंट एंडेड इन मार्च 2023, कि ये लीज एग्रीमेंट मार्च 2023 में समाप्त हो गया। हम स्टार्टिंग से पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं, तो ये जो सानन परियोजना आती है 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, बिल्कुल सही बात है, 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि 99 ईयर्स के लिए ये लीज पर जो था वो दे दी गई थी पंजाब को दे दी गई थी। 1925 में जो था ये बनकर तैयार हुई थी, मतलब 1925 में बनी थी जब ये लीज पर दे दी गई थी 99 ईयर्स के लिए। और तीसरी में बोलते हैं द लीज एग्रीमेंट वॉज एंडेड इन मार्च
2023 कि 2023 में इसका लीज एग्रीमेंट समाप्त हो गया था। देखो लीज एग्रीमेंट समाप्त तो हुआ था परंतु मार्च 2023 में नहीं हुआ था। ये ऑप्शन गलत हो गई हमारे पास। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। लीज एग्रीमेंट जो था वो इसका ये हो गया था मार्च महीने में 2024 में जो था ये एंड हो गया था। अच्छा 2024 में मार्च महीने में जो था वो उसका लीज एग्रीमेंट जो था वो समाप्त हो गया था। उसके बाद पंजाब और हिमाचल सरकार दोनों हैं जो आपस में कोर्ट वगैरह में केस चला है। हिमाचल सरकार कहती है कि भाई हम ले लेंगे, हमारा अधिकार है। पंजाब सरकार अपने तथ्य देती है, तो उसको लेकर अभी तक चला हुआ है। ये जो परियोजना थी सानन परियोजना, इसको जो बनाया गया था तो इसको बनाने के लिए भी आपने ध्यान रखना है कि जो इंजीनियर थे वो थे बीसी बैटी, कर्नल बीसी बैटी उनका नाम था और सानन परियोजना का नाम इसको दिया गया था। और कहते हैं कि 1933 में इस परियोजना को उसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन इसका उस टाइम लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा जो था वो किया गया था। पठानकोट से जोगिंदरनगर की जो रेलवे लाइन बनी थी और वो रेलवे लाइन भी जो है वो बोलते हैं कि इसी परियोजना के लिए बनाई गई थी ताकि इस परियोजना के लिए सामान अच्छे से वहाँ तक पहुँचाया जा सके। और दूसरी बात, आप परियोजना है इसके बारे में कहीं पर 1925 है, कहीं पर 1926 है, परंतु जो मुझे तथ्य मिले वो 1925 ही बताते हैं। और डिटेल में ये भी जानने को मिलता है कि ये सानन परियोजना जो है वो कमीशन तो 1932 में जाकर हुई थी, 1933 में इसका उद्घाटन किया गया था और जोगिंदरनगर में ये स्थित है और जोगिंदरनगर मंडी में पड़ता है जहाँ पर ये स्थित है। उहल नदी के ऊपर बनी हुई है। उहल आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी बनती है। इसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया गया था। 1925 में मार्च 2024 में ये लीज एग्रीमेंट समाप्त हो गया। अब उसके बाद जो है वो ऑनरशिप को लेकर जो है वो अपने अपने आर्ग्यू जो है दोनों स्टेट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्टेक्स्ट पूरा का पूरा। सानन परियोजना के अलावा बस्ती परियोजना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। तो बस्ती परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की जो है वो परियोजना है? बस्ती परियोजना की अगर हम बात करें तो 66 मेगावाट की ये परियोजना जो है वो आती है। बस्ती परियोजना 66 मेगावाट की है, सानन परियोजना 110 मेगावाट की है। ठीक है, एक उहल परियोजना का भी कहा गया था, तो उहल परियोजना वो 100 मेगावाट की अलग से है। ठीक है, तो इन तीन परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखना है, ये चर्चा में आई थी। आगे बोलते हैं इन विच ईयर बरोट ट्राउट फिश फार्म वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो बरोट में एक ट्राउट फिश फार्म भी है, ट्राउट मछली है, इसका फिश फार्म भी है। ये ठंडे पानी की मछली जो है वो कहलाती है, ठंडे पानी में जो है ये रहती है। अब बोलते हैं बरोट वैली में ये ट्राउट फिश फार्म जो था वो कब जो था वो स्थापित किया गया था। अब कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि ट्राउट मछली उत्पादन में जो है वो बरोट क्षेत्र जो है वो अपनी एक अलग से पहचान बना रहा है। ये जो था वो कॉन्टेक्स्ट था। अब बोलते हैं कि बरोट में जो एक ट्राउट फिश फार्म स्थापित किया गया था वो 1959 में किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हमारे पास हिमाचल में जो ट्राउट मछली के फिश फार्म आते हैं वो कहाँ कहाँ पर जो है वो आते हैं, कौन कौन सी जगह पर वो आते हैं? एक पतली कुल में आता है। पतली कुल जो है वो कहाँ पर पड़ता है? पतली कुल जो है वो कुल्लू में पड़ता है। और पतली कुल ब्यास की सहायक नदी भी बनती है, नदी है ये, ब्यास की सहायक नदी आगे चलकर बनती है। यहाँ पर जो फार्म स्थापित किया गया था वो 1909 में जो था वो किया गया था, 1909 में किया गया था। और एक जो है वो बथार हैचरी आती है, ये कुल्लू में ही स्थित है बथार हैचरी, ये 1996 में स्टेबलाइज की गई थी। एक होली फार्म भी आता है, होली फार्म ये चंबा में जो है वो स्थित है, ये जो है वो 2000 में जो था वो स्थापित किया गया था, वर्ष 2000 में। एक जो है वो ट्राउट फार्म जो है वो धमवारी में भी स्थित है, धमवारी शिमला में पड़ता है, 2005 में धमवारी वाला स्थापित किया गया था। एक किन्नौर सांगला में भी आता है, किन्नौर सांगला में जो आता है वो 1965 में जो था वो स्थापित किया गया था। तो ये हमारे ट्राउट फिश फार्म आपने ध्यान रखने, कब कब स्थापित किए गए थे वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो इनकी स्थापना के बारे में आप एग्जैक्टली ध्यान रखना कि कब कब ये कैसे कैसे स्थापित हुए, हमने इतना सा पढ़ लिया। अगले क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पास कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको एक सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड वर्ल्ड जो रेड क्रिसेंट डे आता है उसके बारे में दिया गया है। बोलते हैं 9 मई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम पूछी गई है, द थीम ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 2025 इज कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो इन दोनों डेज के बारे में जो है पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात जानिए कि ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है और रेड क्रिसेंट डे है ये एक ही डे है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही डे है। चलो ये भी पता चल गया। अब ध्यान रखिए कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये जो है वो मनाया कब जाता है? ये 9 मई को क्या मनाया जाता है? नहीं, 9 मई को ये नहीं मनाया जाता है, ये 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई हमारे पास।
वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के, इसी को रेड क्रिसेंट डे भी जो है वो बोला जाता है। और 2025 में जो इसकी थीम थी वो कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव थी। ये बिल्कुल सही यहाँ पर कहा गया है, इसकी जो थीम थी वो कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव ही जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। चलो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता चल गई। अब चर्चा में क्यों आया था, गिरास पत्रिका में एक आर्टिकल दिया गया था स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस डे के बारे में, तो हमने तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें फाइंड करनी है और वही चीज़ें हमने रिवाइज भी करनी है। मैंने पहले भी कहा है कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से भी मिलता है हिमाचल जीके का, वहाँ पर हम ऐड कर गिरिराज पत्रिका में उसको डिस्कस कर लेते हैं। बस हमारे एग्जाम में हेल्प मिलनी चाहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्वेश्चन जो है वो कहाँ का है, चाहे वो नेशनल जीके का है, इंटरनेशनल जीके का है, हिमाचल जीके का है। हम कवर करेंगे सिर्फ चीज़ें जो हमें 1 नंबर दे, 2 नंबर दे और मेरिट में अच्छा स्कोर लाने में हेल्प करें, मेरिट में अच्छा रैंक लाने में हेल्प करें। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन जो चलते हैं हमारे पास, यहाँ पर पहले तो इसी के बारे में डिटेल में जो है वो लिखा गया है, रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे के बारे में ही। आगे बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिजिलेंट रेन फेड एग्रीकल्चर एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो बोलते हैं स्रोत स्थिरता और जलवायु प्रतिरोधी वर्षा सिंचित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना निम्नलिखित संस्थानों में से किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखिए। बोलते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसके लिए पैसा लगभग 100 मिलियन, इनके 650 करोड़ रुपया जो है जिसके लिए जो है वो दिया गया है। ये है प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिजिलेंट रेन फेड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है इसको 80-20 की रेशो में चलाया जा रहा है, मतलब 80% देगा वर्ल्ड बैंक, 20 बाकी स्टेट देगा। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 7 साल इसकी ड्यूरेशन रखी गई है, 7 सालों के लिए चलाया गया है। इस प्रोजेक्ट को 900 ग्राम पंचायतों में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। ये जो 900 ग्राम पंचायतें हैं ये शिवालिक क्षेत्र में आती हैं और मिड हिल्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हिमाचल में आती हैं, और इसमें अलग अलग वाटर सेट प्रोजेक्ट भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये आपने सारा इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना है, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितना पैसा दिया है, कितने सालों के लिए चलाया गया है, किसके द्वारा एड किया जा रहा है, तो सब वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, वो सब याद भी रखना है। इतना तो आप डेफिनेटली याद रख ही लेंगे, ठीक है, और यहीं से 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब 1 लाइनर क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर गसोता मेला किस जिले में आयोजित होता है। ये हमीरपुर जिले में जो है वो आयोजित होता है। हमीरपुर का ये फेमस मेला है। हमीरपुर की होली भी जो है वो काफ़ी फेमस है। होली हमीरपुर की सुजानपुर में मनाई जाती है जो काफ़ी फेमस है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस स्थान पर है, यानी कि IIT की बात की जा रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो मंडी के कमंद में ये स्थित है। और हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी स्थित है जो कि सिरमौर में जो है वो स्थित है। हमारे पास जो है वो इसके अलावा एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है जो कि बंदला में जो है वो स्थित है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में ऐतिहासिक शिमला समझौता कब हुआ था। जब इंडिया पाकिस्तान का जो है वो जो युद्ध लाइक सिचुएशन बनी थी, यहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन, उसके बाद भारत ने क्या किया, मैंने पिछली बार भी बताया था, हमने हिमाचल में जो शिमला समझौता हुआ था वहाँ से हमने जो पाकिस्तान का जो वहाँ का फ्लैग था उसको वहाँ से हटा दिया। तो ऐतिहासिक शिमला समझौता जो था वो 3 जुलाई 1972 को जो था वो हुआ था। 3 जुलाई 1972 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। सिंबलबड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो ये धौला कुआं में जो है वो स्थित है। सिंबलबड़ा नेशनल पार्क की बात की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में मैंने बहुत बार बताया है कि 5 ही नेशनल पार्क जो है वो आते हैं। एक हमारे पास ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू का है, पिन वैली जो है वो लाहौल स्पीति का है, सिंबलबड़ा जो है वो सिरमौर का है, हमारे पास खीर गंगा जो है वो कुल्लू का है, और इंद्र किला भी हमारे पास कुल्लू का है। तो ये हमारे पास नेशनल पार्क आते हैं, 5 नेशनल पार्क मुख्य रूप से, इनके बारे में ध्यान रखना है। हाँ, अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो शिमला में एक जो सिरमौर है वहाँ पर एक रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, वहाँ पर चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो आती है, ठीक है। सिंबलबड़ा तो है ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। जो हमने एक HPRC कांस्टेबल के लिए सीरीज चलाई है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान किताब जो है वो खुशवंत सिंह जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। खुशवंत सिंह जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। आगे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो है वो अभी आता है। चलो मोहनजोदड़ो तो वहाँ पर आता है।
हमें ये भी तो पता होना चाहिए, ये भी ज्ञात होना चाहिए कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास हड़प्पा आता है, हमारे पास मोहनजोदड़ो जो है वो आता है। इन दोनों के ही बारे में हमने पढ़ा है कि हड़प्पा जो था वो भी पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और मोहनजोदड़ो की खोज जो था वो रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी वो भी आपने यहाँ से ध्यान रख लिया। आगे बोलते हैं भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग जो है वो इसके आते हैं। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो डील करता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ? ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ कौन सा पार्ट डील करता है वो कमेंट कर आप जल्दी से बता दीजिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी इसकी लिपि है। हमारी पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है वो आप कमेंट कर बताएंगे, बड़ी आसान है। आगे बोलते हैं हिमाद्री तुंग श्रृंख से, ये एक किताब है, इसके रचयिता कौन है? तो हिमाद्री तुंग श्रृंख से इसके रचयिता जो है वो जय शंकर प्रसाद जो है वो इसके रचयिता है। आगे बोलते हैं खगोलीय दूरियों को किस मात्रक से मापा जाता है? तो जो खगोलीय दूरी होती है उसको लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष से जो है वो मापा जाता है। आगे बोलते हैं ज्योतिबाई फुले द्वारा प्रारंभ सभा का क्या नाम था? तो ज्योतिबाई फुले के द्वारा सत्याशोधक समाज की स्थापना जो था वो की गई थी। अच्छा, सत्याशोधक समाज की स्थापना तो इनके द्वारा की गई थी, परंतु ये सत्याशोधक समाज इनके द्वारा बनाया कब गया था? तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सत्याशोधक समाज इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में जो है वो इसकी स्थापना जो था वो ज्योतिबाई फुले के द्वारा की गई थी, 1873 में। ठीक है, ये ध्यान रखें, यहाँ पर लिख देता हूँ। आगे बोलते हैं टेटनस रोग का कारण क्या होता है? तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम जो है वो क्लास्ट्रीडियम टोटानी बैक्टीरिया है। आगे बोलते हैं खरीफ की फसलें कौन से मौसम में बोई जाती हैं? तो ये मानसून मौसमों में बोई जाती हैं। अभी कौन सी फसलें बोई जाएंगी, इससे पहले आपने कौन सी काटी वो पता होगा तो सिंपली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, ये भी पता चल गया। आगे बोलते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन आता है वो देहरादून में जो है वो आता है। इंडियन जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन है इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये देहरादून में जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट हॉस्पिटल इन हिमाचल प्रदेश टू ऑफर रोबोटिक सर्जरी? तो हिमाचल का पहला ऐसा हॉस्पिटल कौन सा बना है जिसने रोबोटिक सर्जरी जो है वो शुरू की है? तो ये आपने कमेंट कर बताना है। इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसे पिछले एडिशन में पहला ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। इससे पहले की पीडीएफ्स वहाँ पर अपलोड की जा चुकी हैं, अगली पीडीएफ्स कंपाइल कर वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।